चलिए आइए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर के नाम से। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर यानी कि अकाउंटिंग में जो जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या मनी मेजरमेंट होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें कंसीडर करनी है, अकाउंट फॉर करनी है, और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बुक्स में लेना नहीं है। तो वो सब इस छोटे से टॉपिक की हेल्प से आपको पढ़ाया जाएगा। एंड द टॉपिक इटसेल्फ इज बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो टॉपिक का नाम जो है वो क्या है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर है कि अकाउंट्स को बनाने के लिए या अकाउंट्स को एक जगह पे लिखने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए या बैलेंस शीट पे पहुंचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इनिशिएट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपकी बुक पे आ जाते हैं। आपकी बुक पे चैप्टर नंबर 7 है ये आपका, और इस चैप्टर में हमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे हम, दी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे नीड फॉर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, एंड हम पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग का या रिकॉर्ड कीपिंग का जो सिस्टम होता है वो कैसा सिस्टम होता है। ठीक है, इतना सब कुछ डीपली जो वर्ड बाय वर्ड है वो हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वन बाय वन वो कैसे हमें बाइफरकेट करने हैं। देखिए, दो तरीके के हेड्स हैं जिस तरीके से आपके अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। एक है रिकॉर्डिंग स्टेज पे और दूसरा है रिपोर्टिंग स्टेज पे। रिकॉर्डिंग स्टेज का मतलब है कि जब आप किताबें लिख ही रहे हैं, ठीक है, आप एक जगह पे एक रजिस्टर खोल के या आप टैली खोल के या कोई भी जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं वो खोल के आपने जो है अपनी बुक्स में चीज़ें जॉट डाउन करना शुरू कर दी है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास 5 to 6 स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजर कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट और हिस्टोरिकल। अगर रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो ये सारे ऑर्डर में हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को मेंटेन करके रखना है। अगर रिपोर्टिंग स्टेज की बात होगी तो रिपोर्टिंग स्टेजेस में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, अकाउंटिंग पीरियड, कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, इनके अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी स्टेज पे आते हैं, ये आते हैं रिपोर्टिंग स्टेज पे। अब इनको देखते हैं। द वेरियस टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द बेसिक आइडिया ऑफ अकाउंटिंग आर concepts, postulates, proportions, basic assumptions, principles, fundamental conventions and doctrines। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें जो है अपने इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। तो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ के बाद अब हम मूव करते हैं सेकंड पैराग्राफ, दैट इज 7.2 कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग क्या होती है, पहले ये अंडरलाइन कर लीजिए इन योर बुक्स। अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थ्रू विच बिजनेस हाउसेस नॉर्मली कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जब अपने किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी कंपनी को अपने बारे में लोगों को बताना है तो वो कंपनी खुद जाके नहीं बोलेगी या खुद को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। वो कंपनी के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, उसकी बैलेंस शीट से, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस से, उसके शेयर होल्डर्स को जो वो रिटर्न्स देते हैं उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस मार्केट में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब वो जो लैंग्वेज है, वो कंपनी की जो लैंग्वेज है वो इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स है। अगर आप किसी राह चलते इंसान को पूछ लीजिए कि भैया बैलेंस शीट क्या होती है, तो माइंड यू आप में से उनमें से 50 लोगों को या 60 या 70 लोगों को नहीं पता होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, या बैलेंस शीट की आइटम्स क्या होती हैं।
और कुछ लोग तो पूछेंगे अच्छा बैलेंस शीट कुछ बनती भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, हमें ये पता है कि इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, बट ये नहीं पता कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट भी क्या बनता है, अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है जो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को बताता है। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस लैंग्वेज intelligible and commonly understood by all, it is necessary that it is based on certain uniform, scientifically laid down standards, and these standards are termed as accounting principles. तो कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें अकाउंटिंग फॉलो करनी है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? They have been defined as the body of doctrine commonly associated with the theory and the procedures of accounting, serving an explanation of current practices and as a guide for selection of convention of procedures. ठीक है, आई नो। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से उस लैंग्वेज को या उस किताबों को लिखना है कि सामने वाला पढ़ सके और समझ सके। अब कई बार क्या होता है बैलेंस शीट में, जब आप लोग एज अ बैंकर जब आप बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं तो आप क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है, बिल्कुल देखते हैं, ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप क्या देखते हैं कि कंपनी के करंट असेट्स कितने हैं, आप देखते हैं कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं, आप ये देखते हैं कि कंपनी के पास असेट्स कितने हैं, आप ये देखते हैं कि कंपनी आपसे जो लोन लेने आई है या जो सीसी लिमिट जो कंपनी की चल रही है उससे जो है काम कितना किया जा रहा है। तो एज अ बैंकर ये आप सबकी ड्यूटी है कि आप बैलेंस शीट में इन सब चीज़ों को क्या करें, एनालाइज करें। ठीक है, तो अगर आप बैंक में जा रहे हैं एंड मोस्टली बैंक में हम सब साइंस वाले होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि बैलेंस शीट होती क्या है। बैंक में आके हम देखते हैं कि अच्छा बैलेंस शीट नाम की भी कोई एक चिड़िया होती है जो हमें बनानी सीखनी पड़ेगी या जो हमें पढ़नी सीखनी पड़ेगी। फिर हमें याद आती है स्नेहा मैम की, फिर हम स्नेहा मैम से पूछते हैं कि स्नेहा मैम बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो बैलेंस शीट जो बनती है वो दो पार्ट्स में बनती है, डिवाइडेड इनटू असेट्स एंड लाइबिलिटीज, और उनका बैलेंसेस जो हैं इक्वल होने चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट टैलेंट मानी जाती है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट्स पे मूव करते हैं एक एक करके। 7.2.1 पे आपका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट cost price. Example, machinery is recorded in the books by that amount which is paid to the supplier plus the expenses of bringing and installing the machinery. तो हमें क्या करना है, जो हमने सामान खरीदा, जो हमने असेट खरीदा है, आपने एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, आपने उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए उस दुकानदार को आपने 20,000 पे कर दिए। उस 20,000 के अलावा आपने अलग से एक प्रिंटर खरीद लिया, आपने अलग से एक स्कैनर खरीद लिया, आपने अलग से क्या किया, एक माइक खरीद लिया, ठीक है, और आपने कैमरा खरीद लिया। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, आपको उस लैपटॉप की या उस कंप्यूटर की कॉस्ट में ऐड ऑन करना है। प्लस अब जो आपने इतना सारा सामान खरीदा है, आप तो अपनी बाइक लेके चले गए थे शॉप पे, अब बाइक पे तो कंप्यूटर आ नहीं सकता वापस, तो क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी देना है। तो वो भी खर्चा किस में जुड़ेगा, आपकी तो वो भी क्या हो गई मेरी ट्रैवलिंग जो है फॉर परचेजिंग दैट कंप्यूटर, वो एक्सपेंस भी उसमें जुड़ गया। तो वो मेरी असेट की क्या बन गई, कॉस्ट बन गई। ठीक है, अब एप्लीकेशंस, कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। अब वो कहते हैं कि फिक्स्ड असेट्स आर केप्ट एट द कॉस्ट ऑफ परचेज एंड नॉट मार्केट वैल्यू। जो आपने कंप्यूटर खरीदा था उसकी कॉस्ट वही होगी जो आपने सप्लायर को पे की, प्लस वो जितना कि आपने उसकी और खर्चे उस पर बेयर किए। लाने ले जाने में कुछ नुकसान हो गया तो छोटी मोटी रिपेयर्स करानी पड़ गई, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया। ठीक है, उसके बाद वो कहता है एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद प्रेजेंट वैल्यू एंड नॉट फ्यूचर वैल्यू। आज के दिन का खर्चा
आप आज के दिन का खर्चा ही लिखोगे। आपने आज चाय पी है तो आज का वो एक जो चाय का कप आया है उसकी कॉस्ट आज के दिन पे ही रिकॉर्ड करेंगे। कल अगर दूध महंगा हो गया तो हम उसको कल की कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन कोई भी अगर अनरियलाइज्ड गेन है जो प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं है और हम सोच के बैठे हैं कि होगा, तो हम उस टाइप के प्रॉफिट को बिल्कुल भी अपनी बुक्स में लेकर नहीं चलेंगे, उसे टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा। देन एन आइटम दैट हैज नो कॉस्ट इज नॉट टू बी टेकन इन बुक्स। जिस चीज के साथ कोई भी कॉस्ट एसोसिएट नहीं की जाती, नॉट इवन अ सिंगल पेनी कैन बी एसोसिएटेड टू दैट आइटम, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसे बुक्स में लेंगे ही नहीं। चलिए अब आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जो बुक में लिखा था वही इसमें भी लिखा है कि एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस। फिक्स्ड असेट्स किस पे लेना है? कॉस्ट ऑफ परचेज पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। एवरी ट्रांजेक्शन प्रेजेंट वैल्यू पे, आज की वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, ना कि फ्यूचर वैल्यू पे। अगर आज किताबें नहीं लिख पा रहे हो और कल लिखोगे तो उस वाउचर में जो वैल्यू है जो कल कट के आया है तो उस हिसाब से उसी के हिसाब से वाउचर कटेगा। ठीक है, और अनरियलाइज्ड जो गेन्स हैं उन्हें हमें कंसीडर नहीं करना है, उन्हें टोटली इग्नोर करेंगे। और जिस चीज़ के साथ कोई कॉस्ट एसोसिएट नहीं होती उसे भी टोटली बुक्स में इग्नोर करना है। ठीक, क्लियर? ये कॉन्सेप्ट था आपका कौन सा? कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। एक बार रीड कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, पढ़ लिया ये कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये जो इतनी सारी कहानी लिखी है ना, इसे मत पढ़ना, इसका रेलेवेंस कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो यही है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में चीज़ें जो है कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड की जाती है, विच इज द अमाउंट। जो कॉस्ट प्राइस है मेरी वो क्या होगी? अमाउंट पेड टू सप्लायर प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंस्टॉलेशन प्लस रिपेयर्स प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू दी असेट। डायरेक्ट एक्सपेंस जो असेट से क्या हो? रिलेटेड हो। तो ये क्या बन जाएगा? आपकी असेट की कॉस्ट बन जाएगा और आपको इसे कंसीडर करना है फॉर रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ द असेट और द आइटम विच यू हैव परचेस्ड। ठीक, अब आगे बढ़ती हूँ। इससे आगे चलते हुए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एवरी ट्रांजेक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ भी चीज जो आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, आप उसको हमेशा मॉनिटराइज करेंगे, उसकी वर्थ मॉनिटराइज होनी चाहिए। गुडविल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुडविल जो है आपकी कंपनी की, उसकी अलग से वैल्यूएशन होती है। अगर आप कभी किसी कंपनी का या किसी ब्रांड का सामान खरीदो, एग्जाम्पल आप एडिडास के शोरूम के बाहर खड़े हो, आप वहाँ पे जाके शूज़ खरीदने वाले हो, आप एडिडास का शूज़ जाके देखते हो, आपको पसंद आता है, आपने देखा कि वो शूज़ का जो प्राइस है वो अराउंड 10,000 है। आपको लगा कि यार ये अभी थोड़ा सा महंगा है, अभी इस महीने की सैलरी भी नहीं आई है तो इसे थोड़ा प्रोलॉन्ग करते हैं। आप शॉप से बाहर आ गए। शॉप से बाहर आके आप जैसे ही मेन मार्केट में घुसे, आपको सेम वही शूज़ दूसरी लोकल ब्रांड का आपको मिल गया। एंड अब जो आपको वो लोकल ब्रांड का मिला है तो वो आपको कितने का पड़ा?
आपको मान लीजिए वो 4, 4.5 या 5,000 का पड़ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, ब्रांड की वजह से क्या हुआ, उसकी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ा। जब मुझे पता है कि एडिडास तो दैट इज अ ब्रांड ऑब्वियसली, तो मैं ब्रांड के लिए 10,000 देने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। बट जब मुझे पता है कि मुझे वो सेम चीज़, क्या होगा, सिर्फ एडिडास का लोगो ही तो नहीं है, मैं खुद को तसल्ली तो दे दूंगा कि हाँ यार ठीक है। या मान लो आपको दूसरी शॉप पे बाहर एडिडास का ही लोगो भी वैसे ही मिल गया, फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी तो मिल ही जाती है आजकल, तो वो मिल गया आपको उस लोकल शॉप पे, ठीक है। तो आपका सोसाइटी में दिखावा भी हो गया कि मैंने एडिडास के शूज लिए, एंड आपकी पॉकेट भी थोड़ा सा सेव हो गई, ठीक है। तो ब्रांड की वजह से दैट गुडविल कॉस्टेड यू 5,000 या 4,000 एक्स्ट्रा, विच द लोकल ब्रांड डज नॉट हैव, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज गुडविल, एंड इट should be reflected into your books of account। तो मनी मेजर कॉन्सेप्ट में हम क्या कहते हैं कि उस गुडविल को भी मॉनिटराइज करते हैं। जो मेरा नाम है कंपनी का, जो ब्रांड है, उसे भी क्या किया है मैंने, मॉनिटराइज किया है। अगर मैं बेचना चाहूँ कल को एडिडास, तो एडिडास सिर्फ जूते जूते नहीं बिकेंगे, मेरा ब्रांड का नेम भी बिकेगा, ठीक है। इफ एनीबडी वांट्स टू परचेज एडिडास, तो वो सिर्फ जाके उसका जूतों का स्टॉक नहीं खरीदेगा कि मैं सिर्फ आपके जूतों का स्टॉक ले रहा हूँ और इससे एडिडास मिटा के मैं अपनी कंपनी का नाम लिखूंगा, तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। यू विल हैव टू बाय दैट ब्रांड नेम ऑल्सो, ओके। तो ये हुआ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब इसका एप्लीकेशन है, ये क्या कहता है कि हेल्थ ऑफ द प्रोप्राइटर और द मैनेजर इज नॉट टेकन इनटू बुक्स although it may have a great impact on the overall business, ठीक है। अगर मैं टाटा की बात करूं, तो अगर मैं रतन टाटा की बात करूं, और अगर मैं ये बोलूं कि रतन टाटा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, बट क्या सारी की सारी प्रॉपर्टी टाटा इंडस्ट्रीज की है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, दैट आई डोंट नो। तो चाहे रतन टाटा के पास जितने मर्जी पैसे हो, दैट विल नॉट काउंट एज अ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द टाटा इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हेल्थ ऑफ द प्रोप्राइटर कौन सी वाली, फाइनेंशियल हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे। financial health of the proprietor or the manager should not be considered into your books. Then we do not include any inflation or deflation in the value of the asset। आपने गाड़ी खरीद दी, आज आपने गाड़ी खरीद के आपने 25 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, 25 लाख आपके बुक्स बैंक से कट गए और 25 लाख का एसेट आपकी बुक्स में दिखाई देने लग गया। अब कल को वो वैल्यू गाड़ी की 1 महीने के बाद गाड़ी की वैल्यू हो गई 23 लाख रुपए, अगले 1 महीने के बाद उसका प्राइस बढ़ गया, मान लो वापस वो 24 लाख की हो गई। तो ये जो प्राइस में चेंजेस है, अप एंड डाउन है, वो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, जिस टाइम पे आपने जो वैल्यू पे खरीदी है गाड़ी, वही गाड़ी की वैल्यू आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। कल को आने वाले 10 सालों में उसकी जो वैल्यू होगी, दैट विल नॉट बी बॉदरिंग यू, ठीक है, unless and until you have to buy a new one and you have to get rid of the older one, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द वैल्यू ऑफ असेट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इफ इट हैज अ मॉनेटरी वर्थ, health of the proprietor not to be taken, inflation and deflation in the value of the assets is to be avoided, should not be considered, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या आप कह सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, separate legal entity।
ओनर्स अलग हैं और बिजनेस अलग है, ठीक है। इन दोनों का एंटिटी अलग अलग है। अगर इसमें से एक मर जाए, दो मर जाए, तो इनकी जगह दो नए मेंबर्स आ जाएंगे। बट अगर ये जो नाम है, ये जिस नाम से बिजनेस चल रहा है, अगर ये ही क्या हो, एग्जिस्टेंस में ना हो, इसकी एग्जिस्टेंस जो है खत्म हो जाए, कंपनी जो है रजिस्टर से डी रजिस्टर हो जाए, तो दैट मीन्स ये लोगों का लेना देना भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चाहे आए या जाए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर ये एक बार डी रजिस्टर हो गई, इसके ना होने से, इसके खत्म होने से सब मेंबर्स क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट separates the entity of the proprietor from the business transaction. The capital contributed by the owner is the liability of the business because it is an artificial person and it is different from owner. तो जो कंपनी है वो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1959 के अंडर अगर रजिस्टर्ड है, तो वो उसकी एक एग्जिस्टेंस डिफरेंट एग्जिस्टेंस है। मींस उसको लॉ ने अलग से एक एंटिटी दी है कि तुम एक लीगल एंटिटी हो और तुम अपने बिहाफ पे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लोगों के साथ सेल परचेज कर सकते हो, लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो अपने अंडर, ठीक है, उनके एम्प्लॉयर बन सकते हो। तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस और जो तुम्हें चलाएंगे उनकी एग्जिस्टेंस अलग अलग है, तुम अलग हो और कंपनी के ओनर्स और मैनेजमेंट्स अलग अलग है, ठीक है। तो इस वजह से शेयर होल्डर्स जो लोग हैं, वो जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो पैसा क्या है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है और शेयर होल्डर के लिए असेट है। अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रही हूँ तो वो पैसा मेरे लिए असेट है क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट है वो। बट जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया है, उस कंपनी को मुझे एट द टाइम ऑफ वाइंड अप या लेटर और सूनन, जब भी मैं चाहूँ कि मेरा टर्म जो है इनके साथ अब खत्म हो जाए, उन्हें मुझे मेरे लगाए हुए पैसे जो हैं सूद समेत वापस करने पड़ेंगे। वो सूद जो है, वो इंटरेस्ट जो है, वो तो मेरे को पीरियोडिकली मिलता ही रहता है। बट जो प्रिंसिपल मनी है वो या तो तब मिलेगा जब मैं छोड़ के जाना चाहूँ कंपनी का, मैं बोलूँ कि आई डोंट वांट टू बी अ मेंबर, आई डोंट वांट टू बी अ डायरेक्टर, तो जाने से पहले मेरा क्लेम क्लियर कर दीजिए। या फिर कब होगा, जब कंपनी खुद ही बंद हो रही हो, तो मेरे पैसे वापस करके जाने हैं, मेरे क्या, सब शेयर होल्डर्स के पैसे वापस होंगे, ठीक है। तो एनी मनी विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड सेपरेटली एज ड्रॉइंग्स, ठीक है। अगर मैंने कोई पैसा कंपनी को दिया था, मान लो मैंने कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिया है, ठीक है। अब उस 1 करोड़ में से फिलहाल मुझे कहीं पे पैसे चाहिए और मुझे कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो करनी है और मैं लोन नहीं लेना चाहती, मैं लोन नहीं लेना चाहती, तो मैं क्या करूंगी, फॉर द टाइम बिंग वो जो पैसा है उसे अपने यूज के लिए ले जाऊंगी और बाद में कंपनी को वापस कर दूंगी। तो एनी मनी विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड सेपरेटली एज ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी व्हाइल लॉस इज एन एसेट। अगर प्रॉफिट होता है, अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट को उसे फर्दर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे संभाल के नहीं रखना। वेराज अगर लॉस सफ़र करती है कंपनी, तो लॉस का जो इफेक्ट है उसका बर्डन कंपनी को खुद ही बेयर करना पड़ता है, क्योंकि आपके सुख में सब आपका साथ देते हैं, दुख में कोई कोई ही साथ देता है, सब आपका साथ नहीं देते। तो दुख में कौन से शेयर होल्डर्स आपका साथ देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो आपका साथ नहीं देते क्योंकि उन्हें अपना पैसा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट लायबिलिटी है और लॉस क्या है, असेट, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये क्या करता है,
separates entity of proprietor from that of business. Therefore, capital contributed becomes liability of the business. Money withdrawn by the proprietor is treated as drawings and profit is a liability while loss is an asset. ठीक है, ये जो आपको जो पीपीटी दिखाई जा रही है ये मैंने आपके बुक से ही कंपाइल किए हुए नोट्स. इफ एनीबडी वुड बी इंटरेस्टेड तो प्लीज आप हमें मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो आपको ये पीपीटी शेयर कर दी जाएगी. ठीक है, बट इफ यू कैन राइट इट डाउन तो साइड बाय साइड अपने नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको याद रह सके कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था इस टॉपिक में. ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन की कब हमें अपनी किताबों में किसी चीज को लेना है और कब नहीं लेना है. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली चलता किसके साथ है, रेवेन्यू के साथ. रेवेन्यू इज व्हाट, माय इनकम. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट टेल्स अस व्हेन द रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड और अर्न्ड. कब वो मेरे नाम पे कहीं दर्ज कराया गया और कब वो एक्चुअल में मेरे खाते में या मेरे हाथों में ट्रांसफर हो गया है. ठीक है, इट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड और अर्न ऑन द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर एंड ही बिकम्स लीगली लायबल टू पे इट. ठीक है, आपकी सैलरी आपके बॉस ने बोला कि मैंने आपके खाते में सैलरी क्रेडिट कर दी है. ठीक है, और आप चले गए शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने. अब आप गए वहाँ पे, आपने सामान खरीद लिया. सामान खरीदा, जब आपने अपना कार्ड दिया तो कार्ड में उसने सामने वाले ने शॉपकीपर ने बोला कि सर इसमें तो बैलेंस ही नहीं है. हम बोला बैलेंस नहीं है, मेरे बॉस ने तो आज ही तो सैलरी डेबिट की थी, क्रेडिट करी है मेरे खाते में. आपको टेंशन हो गई कि मैंने सामान भी खरीद लिया और सैलरी आई नहीं है, क्रेडिट कार्ड है नहीं मेरे पास, कैश मैंने कैरी नहीं किया, और क्या करूं. आप मान के चल रहे थे कि वो इनकम अर्नड हो गई है, जबकि अभी वो क्या है, सिर्फ रियलाइज्ड है. ठीक है, मींस आप ये मान चुके थे कि आपकी सैलरी आ गई है, बट ड्यू टू सम बैंकिंग जो है नेटवर्क प्रॉब्लम्स या किसी वजह से वो फंड्स जो है ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं आपके खाते में. अब आप क्या करोगे, आप शॉपकीपर को बोलोगे कि भैया आप इसे रख लीजिए, मैं कल आके कैश दे जाऊंगा और इसे ले जाऊंगा. फिलहाल तो यही कर सकते हैं. ठीक है, वापस आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे. तो इनकम आपके खाते में तब आएगी जब आप उसे अर्न कर सके हो और उसकी अगेंस्ट जो यूज है, राइट टू यूज है, वो आपके हाथों में ट्रांसफर हो चुका है. ठीक है, वो पिक्चर देखी थी सबने, दैट वाज, मैं भूल रही हूँ उस पिक्चर को. तो उसमें क्या होता है कि द एक्टर इज लाइक, वो सबको बुला के बोलते हैं कि मेरी लॉटरी लगने वाली है और वो सबको बोलते हैं कि तुम अपना अपना उधार ले जाना. तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, और वो कहते हैं यस दिस मूवी इज हेरा फेरी. ठीक है, तो उसमें शायद आप लोगों ने देखा होगा. तो परेश रावल को जब पता है कि उन्हें लॉटरी लगने वाली है तो वो सब लोगों को बुला के बोलते हैं तेरा उधार भी मैं चुका दूंगा, तेरा भी चुका दूंगा, तेरा भी चुका दूंगा. सबके पैसे चुकाने का वादा कर देते हैं, बट एक्चुअल में क्या उनके पास पैसे होते हैं, नहीं होते. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन कि आप मान के चल रहे हो कि मेरे पास है तो मैं सबको बुला के बेवकूफ़ी कर दूं और सबको बता दूं, ढिंडोरा पीट दूं कि भाई तू कल आके मुझसे पैसे ले जाइयो, जबकि आपके पास उसे यूज करने का राइट तो भी आया ही नहीं है क्योंकि आपको वो लॉटरी के पैसे मिले नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन. अब ये कहता है नो फ्यूचर इनकम इज टू बी कंसिडर्ड. आपके ग्रैंडफादर, उन्होंने आपसे, जब आप छोटे थे, उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी तेरी. अब आप वेट करोगे कब वो जाए, नहीं ना. जब कभी आए, जब उनके पैसेज के बाद जब वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, आपके नाम पे शिफ्ट होंगे, तब जाके वो आपके हाथ में आएगी. तब आप उसे जिस साल में वो आएगी तब उसे अपनी बुक्स में लोगे ना, पहले ही थोड़ी ना कंसीडर कर लोगे, बिकॉज दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन. गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल
will not be included in sales but will be taken at cost। जो आपने सामान बेचा है, ठीक है, और वो सामान के अगेंस्ट पेमेंट नहीं आई है, आपका दोस्त है, आपने नया शोरूम खोला, आपके दोस्त ने बोला कि मैं कुछ गुड्स तुझसे खरीद के लेके जा रहा हूँ, अगर पसंद आए तो मैं रख लूँगा, तो दैट इज गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल। अगर उसे अप्रूव हुए तो ही विल बाय, ही विल पे यू द मनी, अदरवाइज ही विल नॉट। तो गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल जो है वो सेल्स में ना लेके हम उसे कॉस्ट पे रखेंगे। कॉस्ट पे रखेंगे मतलब जिस प्राइस पे वो बनकर रेडी हुए उस प्राइस पे ही हमें उसे अपनी बुक्स में शो करना है। अगर मीनवाइल वो गुड्स वापस नहीं आते हैं और हम उस पीरियड को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे सेल्स में ना दिखा के गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस दिखाएंगे और प्राइस जो रिपोर्ट करेंगे वो क्या होगा, कौन सा प्राइस होगा, विदाउट प्रॉफिट प्राइस होगा, ठीक है। The rule of revenue recognition determines the earning process should be either complete or near completion। गवर्नमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, अब वो जो बिल्डिंग जो बनाई गई है उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में आपको उन्होंने क्या दिए, उन्होंने आपको बोला कि मैं आपको मार्कअप्स दे रहा हूँ कि इन मार्कअप्स में या इन पॉइंट्स में जैसे जैसे जहाँ तक आपका कंस्ट्रक्शन होता जाएगा उतनी उतनी आपको पेमेंट मिलती जाएगी। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर दिया आपके खाते में 20% पेमेंट आ जाएगी, आपने सेकंड फ्लोर बना दिया तो आपके खाते में 60% ऑफ द पेमेंट आ जाएगी, बैलेंस पेमेंट। अगर आपने थर्ड फ्लोर बना दिया और थर्ड फ्लोर बनाने के बाद आपने उसका इंटीरियर वगैरह सब कुछ फर्निशिंग वगैरह सब कर दी है और तब आपके अकाउंट में 90% ऑफ दी जो पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट है, वो आ जाएगी। और जिस दिन आपकी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो जाएगा, वो सेटअप हो जाएगा ऑफिस, तो बचा हुआ 10% भी आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये रियलाइजेशन का या जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको कि जो ये जो गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो उतनी स्टेज पे ही आएगा जितनी स्टेज पे प्रॉमिस किया गया है। जब आपका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट है या नियर कंप्लीशन है तो उतने का पैसा आपके फंड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ऐसे स्टेप वाइज करते करते जो ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, जिस चीज़ के साथ वो एसोसिएटेड है, वो प्रोसेस या तो कंप्लीट होना चाहिए या नियर कंप्लीशन होना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देन इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट, वन विच इज डेबिटेड एंड द अदर विच इज क्रेडिटेड, ठीक है। आप घर से निकले तो आपके पॉकेट में 20,000 रुपये कैश था, आप घर वापस जा रहे हो, आपके पॉकेट में 500 रुपये कैश है और एक मोबाइल फ़ोन है जो आपको पड़ा 19,500 का, ठीक है। तो क्या हुआ, डुअल एस्पेक्ट समझा रही हूँ पहले। कैश जो आपके पास था वो रिड्यूस हो गया और एक नया असेट आपने खुद के लिए क्रिएट कर लिया, तो कैश कम हुआ और असेट बढ़ा। तो यहाँ पे एक चीज हुई डेबिट, डेबिट क्या हुआ, मोबाइल, मोबाइल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हुआ, कैश, क्योंकि आप कैश दे के आए हो, ठीक है। तो एक चीज आपके मोबाइल खरीदने की वजह से आपकी जेब में कैश कम हो गया। डुअल एस्पेक्ट क्लियर हुआ। एग्जाम्पल, if X starts business with 50,000, business has an asset of 50,000 and it has liability to pay the owner 50,000 as its capital, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हुआ, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा। तो जो पैसा ओनर ने लगाया वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ओनर के लिए असेट है,
ठीक है। अब उसने जो बैंक को पैसा दिया, उसने जो कंपनी को पैसा दिया, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, ये बिजनेस है, ठीक है, दिस इज ओनर, इस ओनर ने बिजनेस को 2 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब बिजनेस ने अपनी किताबें लिखी, ये उसकी बैलेंस शीट है, तो उसकी बैलेंस शीट में क्या दिखा, एक तो कैश दिखा, क्योंकि उसने कैश दिया, उसने बोला मेरे पास 2 लाख रुपए कैश है, तुम कैश ले लो। अब ये कैश तो असेट हो गया, ये तो मेरे गले में दिखाई देगा, और साथ साथ वो आपका क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया। तो आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपके नाम हमने इतने इतने शेयर्स कर दिए हैं, और जब कंपनी बंद होगी तो आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। तो मीनवाइल आप कंपनी के क्या बन गए, लायबिलिटी है आप कंपनी के लिए, और उस लायबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आपकी आ गई कितने की, 2 लाख रुपए की। तो आपकी बैलेंस शीट टोटल हो गई, एसेट साइड में 2 लाख और लायबिलिटी साइड में भी 2 लाख, ठीक। तो ये सिखाता है मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन बन के आती है इससे, assets should be equal to my capital plus liabilities, ठीक है। asset side of the balance sheet should be equal to my asset side, this is the asset side, this should be equal to capital plus liability, ठीक है, this should be equal to capital plus liability। तो ये आपकी बैलेंस शीट की जिस्ट है। अगर आपको पता हो तो कोई भी बैलेंस शीट, अगर आप नहीं जानते हैं कि बैलेंस शीट में क्या देखना है, तो सिर्फ सिंपल एक चीज याद रखो कि असेट्स बराबर होंगे कैपिटल और लायबिलिटी के, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग जितनी भी है दोस्तों, वो सारी की सारी पुरानी है, हिस्टोरिकल बेसिस है। अब ये भी नहीं है कि 100 साल पुरानी चीज़ें को रिकॉर्ड करना है, नहीं, आपने 1 साल की किताबें बनानी है, ठीक है। अब जैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का, तो हम इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं दोस्तों, जो काम हमने पिछले साल में किया है उसे इस साल में असेस करेंगे, उसमें से गलतियां ढूंढेंगे, उन्हें सही करेंगे, और फिर उस पर हम उसे रेक्टिफाई करेंगे और अपनी रिटर्न भेजेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एक पीरियड में जो हम काम करके आए, दूसरे पीरियड में उसे एनालाइज करना है। तो अब क्या हुआ, अब 19-20 क्लोज हो गया फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 20-21 चल रहा है। अब 20-21 में तो आ गया जी कोरोना, तो अब हम काम ही नहीं करेंगे, अब हम एनालिसिस करना बंद कर देंगे, नहीं, हम काम तो करेंगे। तो 19-20 के किताबें खोलेंगे, बैंक की पासबुक उठाएंगे, बैंक की स्टेटमेंट्स उठाएंगे, डेटर्स क्रेडिटर्स की लिस्ट बताएंगे, सब देखेंगे कितना कैश कहाँ खर्च हुआ, कितने बैंक में पैसे आए, कितने किसको पेमेंट करी, हर छोटे बड़े खर्चे का रिकॉर्ड होगा। तो वो सब क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, यानी कि जो आज से 1 साल पहले मैंने काम किया था, अब मैं उसको बैठ के क्या कर रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ, और फिर मुझे पता चलेगा यार इस बार तो मेरी सेल कम हुई है, पिछले साल मेरी सेल इससे ज़्यादा थी, अब मुझे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी कि मेरी सेल बढ़ जाए, या क्या वजह हुई कि इस बार मेरी सेल कम हो गई। प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो प्रॉफिट पिछले साल कम था, इस साल ज़्यादा है, ऐसा कैसे हो गया, कहीं मेरे खर्चे घट तो नहीं गए, या मेरी इनकम इस बार ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या करनी है, अब मुझे एनालाइज करनी है। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जो काम हम एक पीरियड में करके आ चुके हैं
उसे अगले पीरियड में एनालाइज करते हैं, उसे पढ़ते हैं कि हमने क्या गलती की और हम उसको ध्यान में रखते हुए आगे फ्यूचर में क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं खुद को, ठीक। देन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि दिस कॉन्सेप्ट सेज कि जिस दिन से कंपनी रजिस्टर्ड हो गई अंडर द कंपनीज एक्ट विद द आरओसी, उस दिन से ये मान के चलो कि कंपनी ने अमृत पी लिया है और वो तब तक नहीं मरेगी जब तक या तो गवर्नमेंट उसे ना मार दे या जब तक उसका पर्पस पूरा ना हो जाए, ठीक है। I'm just telling you Marna is a different thing. It is a legal entity. It cannot die of its own. It is winding up of the company. तो जब तक company wind up ना हो जाए, it is a continuous process जो slowly चलता रहता है जब तक वो बंद ना हो जाए, ठीक है। तो गोइंग कॉन्सेप्ट कहता है the concept indicates that the business is a going concern and the transactions are recorded accordingly. इसीलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपने एसेट्स पे, इसीलिए हम अपने खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। तो if an expense is incurred and its utility is consumed during the year, then it is treated as expense, otherwise it is recorded as an asset. अब क्या इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपने एक खर्चा किया और उससे आपने विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या किया, यूटिलिटी डिराइव कर ली, तो वो आपका खर्चा है। अगर आप उससे यूटिलिटी डिराइव कर रहे हो फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, तो वो आपके लिए असेट है। आपने गाड़ी खरीदी, अब वो गाड़ी आप कम से कम 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक तो यूज करोगे, तो दैट मीन्स उसकी यूटिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू यू बॉट अ पिज्जा एंड यू हैड इट एंड वो तो 1 घंटे की भी यूटिलिटी नहीं है, तो वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। एंड जो आपको प्रोलॉन्ग्ड पीरियड की यूटिलिटी दे रहा है वो आपका असेट है, ठीक। अब इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। The fixed assets are valued at cost and not market value. ये हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी पढ़ी थी ये बात, तो दोबारा नहीं रिपीट करूंगी। Current assets are valued at cost or market price whichever is less. अब ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा समझिएगा, अभी बताती हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। आपकी करंट एसेट्स क्या होते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। ये वो चीज है, ये वो चीजें हैं जिनसे आप इजीली क्या कर सकते हो, पैसा रियलाइज कर सकते हो इन्हें मार्केट में बेच के, ठीक है। कोई आपके डेटर्स खरीद लेगा, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट कर देगा, कोई आपका स्टॉक खरीद लेगा, ठीक है। बैंक से कभी भी जाके आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, कैश इन हैंड आपके गले में पड़ा ही है आपके पास। तो ये क्या है, आपके करंट असेट्स हैं जो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स फटाफट आपके पास पेमेंट्स आ जाती हैं, आपके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लो आप अपना स्टॉक, अपनी दुकान बंद करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मेरा ये बिजनेस जो है ये चल नहीं रहा है, मुझे लॉसेस हो रहे हैं, मैं बिजनेस लाइन चेंज करता हूँ, ठीक है। तो आपने एक गारमेंट का शोरूम खोल दिया था, आपने सामान स्टॉक भर लिया, आपने सब कुछ भर लिया, बट वो शॉप चली नहीं, अब आप 1 महीने में ही उसे बंद करना चाहते हो। अब जो आपका स्टॉक पड़ा है, आपने बोला मैं तो जितने प्राइस पे लेकर आया था मैं तो उतने से ज़्यादा मैं बेचूंगा, क्योंकि एक तो मेरा बिजनेस वैसे ही नहीं चला, ठीक है। अब मुझे दोबारा से कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो जो ये मेरे पास माल पड़ा है इसी को क्यों ना प्रॉफिट में बेच दूं। आपका सोचना सही, बट आर द पीपल हु आर इन द मार्केट दे आर फूल? नो। वो क्यों खरीदेंगे महंगा माल जब उन्हें सस्ता माल कहीं और से मिल रहा है, तो वो आपका स्टॉक क्यों खरीदने जाएंगे? दे विल नॉट कम एंड बाय। फिर 1 महीना बैठे रहो, फिर आपको कोई सलाह देगा कि नहीं भाई तू इतना प्रॉफिट में मत बेच, तू थोड़ा सा अपना प्राइस कम कर। तो आपको भी लगा कि ठीक है भाई, अब कुछ हो तो रहा नहीं, कोई खरीददार तो आ ही नहीं रहा है, तो अब मैं क्या करूं, मैं इसका प्राइस गिरा देता हूँ। तो आपने प्राइस रिड्यूस कर दिया, आपकी दुकान के बाहर लाइन लग गई, इन्वेस्टर्स आ गए, लोग खरीदने आ गए कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अब आप जिसको सिलेक्ट करना चाहो उसको आप बेच दो सामान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके करंट असेट्स हैं वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं,
और लिक्विडिटी जो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं उनकी कॉस्ट हमेशा कम रखनी चाहिए, ना कि ज़्यादा। ठीक है, क्लियर। डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ असेट, बैलेंस ऑफ 1 ईयर्स आर कैरी फॉरवर्ड ओवर टू नेक्स्ट ईयर। डेप्रिसिएशन, आपने असेट खरीदा, पुट टू यूज किया, जितने टाइम तक वो असेट्स चलेगा हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा एट द गिवन रेट्स विच आर प्री डिजाइंड बाय इनकम टैक्स एक्ट। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आर क्रिएटेड फॉर फ्यूचर लायबिलिटी। फ्यूचर में कोई भी लॉसेस होंगे या फ्यूचर की कोई भी लायबिलिटी है उसके रिस्पेक्ट में अभी से ही क्या करके रखो, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस मेंटेन करके रखो। कल को बीमार हो जाओगे या अगर कल को कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए पहले ही क्या कर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो उसी तरीके से कंपनी के पास भी दसियों प्रकार के जो है क्या है, खर्चे हैं या जो लाइबिलिटीज है जिनको पे ऑफ करना है। कैपिटल को पे करना है, डिबेंचर्स को पे करना है, लोन अगर लिया हुआ है उसे रीपे करना है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, एक्सपेंसेस करने हैं। तो इन सब के लिए क्या बनाओ, प्रोविजंस बनाओ। जिस साल प्रॉफिट ज़्यादा हो गया उस साल थोड़ा थोड़ा हर एक रिजर्व में पैसा मेंटेन करते चलो। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिटन ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। कुछ खर्चे या कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बल्क में या जिनका अमाउंट जो है ह्यूज होता है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे राइट ऑफ करना शुरू करते हैं, एकदम से राइट ऑफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उतने जेब में पैसे भी होने चाहिए। देन इट मे ऑल्सो हेल्प इन्वेस्टर्स एज दे अज्यूम द लाइफ ऑफ द बिजनेस टू बी इनफाइनाइट। मीन्स आप मर जाओ बट वो बिजनेस नहीं मरेगा इतनी जल्दी। ठीक है, डू नॉट टेक इट पर्सनली, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि द पर्सन may die who has become an investor, but the company is for sure going to stay there. ठीक है, ये हो गया आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है this concept explains that we have to match the income of certain period with that of expenses of that particular period only. जिस महीने की सैलरी आई उसी महीने के खर्चे होंगे। अब सैलरी आई आपके खाते में 1,00,000 रुपए, अब आपको पता है इसमें से बच्चे की फीस इतनी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना जाएगा, घर का राशन पानी का खर्चा इतना होगा, इतने पैसे आपको अपने सेविंग्स में डालने हैं, इतने पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में डालने हैं, एंड ऑल दैट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ उधार पिछले महीने का भी रह गया था तो वो भी सुलटा लो। बट कभी कभी ही ऐसा चलता है, जो मैं उधार वाली बात कर रही हूँ कि पिछले महीने का उधार था या पिछले साल के कुछ एक्सपेंसेस थे जो हमने इस बार पे किए। या कई बार ये होता है कि आज हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा है तो हम अपने टेनेंट को पेमेंट कर देते हैं कि आप जो है 2 महीने का रेंट साथ में रख लो, अंकल इस बार मेरे पास है, क्या पता अगले महीने ना हो, तो इस बार मेरे पास है आप रख लीजिए, हमारा 2 महीने का रेंट सेटल हो जाएगा। ठीक है, बट कभी कभी, हमेशा नहीं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस महीने की या जिस पीरियड की इनकम उठाई है आपने, जिसे आप लेकर मत चल रहे हो, तो एक्सपेंसेस भी उसी पीरियड के होंगे। अगर आपकी बैलेंस शीट बन रही है तो उस बैलेंस शीट में एक साल के, जिस साल का आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, उसी साल की इनकम्स के अगेंस्ट उसी साल के आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस को भी लेकर चलोगे, अकाउंट फॉर करोगे। Accounting period concept. Accounting period concept is basically a accounting period जो हम फॉलो करते हैं अपनी बुक्स बनाने के लिए, और वो हमेशा कौन सा होता है, इट इज़ नेवर अ कैलेंडर ईयर, इट इज़ ऑलवेज अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सॉरी, और फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च शुरू होता है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे फॉलो फाइनेंशियल ईयर फॉर देयर अकाउंटिंग पर्पसेस।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, मनी मेजरमेंट बता दिया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बता दिया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल, गोइंग कंसर्न, मैचिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब अपने इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग की। ठीक है, अब इनको मैंने थोड़ा सा आपके लिए ब्यूटीफाई कर दिया ताकि ये आपको समझ आ जाए। तो ये क्या कहते हैं, आपके 4 कॉन्सेप्ट्स हैं कन्वेंशन। कन्वेंशंस आर, फर्स्ट इज कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब ये फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है उनके रिस्पेक्ट में जर्नल एंट्रीज पास करो, ऑल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। उन्हें पहले ट्रांजैक्शन लिखो और फिर साथ के साथ क्या करो, जर्नल एंट्रीज पास करो। देन डू नॉट हाइड एनीथिंग। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 1 रुपये भी इधर से उधर होता है तो उसे रिकॉर्ड करो, छुपाओ मत कि यार 1 रुपये का तो खर्चा है, कहाँ पता चलेगा। ये 1-1 रुपये करके ही बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। शायद आपको ध्यान होगा अभी बिग बाजार में यही सीन हुआ था, या वी मार्ट में कुछ ऐसा सीन हुआ था। जब आप चीज़ें खरीदते हैं और आपका बिल आता है 99, 299, 399, 499, तो आपको कभी भी आपने अगर उस 99 के अगेंस्ट 100 रुपये दिया या उस 299 के अगेंस्ट आपने 300 रुपये दिए, तो कभी भी क्या 1 रुपये वापस मिलता था? अब मिलता है, पहले नहीं मिलता था। पहले या तो टॉफी मिल जाती थी या वो पूरा आपका जो नोट है 300 रुपये या आपके 100 रुपये, आपका 500 रुपये पूरा रख लिया जाता था। ठीक है, और उस 1-1 रुपये का कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, क्योंकि ट्रांजैक्शन कितने की हुई, 299 की। दिखाया कितना पर्चे पे, 299। आपने पे भी कितना किया, 299, क्योंकि वो 1 रुपया आपको वापस नहीं मिला है। तो वो 1-1 रुपया कभी भी अकाउंट फॉर नहीं होता था, और ऐसे करते करते करोड़ों रुपए उनके पास जमा हो गए थे जो उनकी इनकम का पार्ट नहीं थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि या तो आप पेमेंट प्लास्टिक मनी से करेंगे या आपको वो 1 रुपी वापस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी रिमेम्बर्स दैट केस। तो अगर 1 रुपया भी इधर उधर हो रहा है, चलिए कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम बात कर रहे थे किसकी, फुल डिस्क्लोजर की। तो 2 पॉइंट्स पढ़ चुके थे हम कि सारी जर्नल एंट्रीज पास होनी चाहिए, कुछ भी कोई भी फैक्ट हिडन नहीं होना चाहिए, एंड सीक्रेट रिजर्व्स शुड नॉट बी मेंटेन्ड। आपका प्रॉफिट जो अर्न हुआ उस प्रॉफिट में से आपने जितने रिजर्व्स जो है मैंडेटरी वाले, जर्नल रिजर्व हो गया, रिजर्व फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर, रिजर्व फॉर शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देन रिजर्व्स फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये जो सारे रिजर्व्स हैं जो आपके बने हुए हैं, इसके अलावा कहीं पे भी कोई सीक्रेट आपके रिजर्व्स नहीं होने चाहिए। जैसे अभी जब क्या हुआ था, पैसे जब बंद हुए थे, 500 और 1000 की करेंसियां जब बंद हुई थी, तो क्या हुआ, लोगों के घरों में से सीक्रेट रिजर्व्स में से, तो वो क्या था, वो था उसे दैट इज, है ना, तो वो सिस्टर्स के सीक्रेट रिजर्व्स थे। तो अब उसे छुपाने का मतलब नहीं है, क्योंकि एक ना एक टाइम पैसे जो है पकड़े जाएंगे। तो सीक्रेट रिजर्व्स का मतलब भी यही है कि कुछ प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो और ना ही बांट रहे हो शेयर होल्डर्स को, और अगर वो पैसा कभी नियर फ्यूचर में पकड़ा गया तो वो पैसा तो देना ही पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट प्लस पेनल्टीज, तो वो सब वापस करना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज फुल डिस्क्लोजर। देन second is materiality. Materiality is
कि जो चीज़ हमारी बिजनेस से रिलेटेड है वही हमारी किताबों में दिखाई देनी चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो और आपने लिखा है कि कॉटन का जो कीड़ा है अब वो मरता जा रहा है, इस वजह से कॉटन प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा है एंड ऑल दैट, सब चीज़ें आपने लिख दी अपने बैलेंस शीट में, अपने फाइनल अकाउंट्स में। कोई नहीं पढ़ेगा उसे क्योंकि वो रिलेटेड ही नहीं है। इफ़ यू डू नॉट हैव द insect, then you have to find out a alternative to produce cotton। ठीक है, अगर आपका बिजनेस है गारमेंट का, ठीक है, आप जीन्स बना रहे हो और प्लस आपने अपने स्टॉक में स्कर्ट्स दिखा दी या कुर्तीज दिखा दी, वो आपका काम ही नहीं है। आपका रॉ मटेरियल जीन्स का आता है तो आप ये कुर्तीज और स्कर्ट्स क्यों दिखा रहे हो? दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज नॉट मटेरियल, तो वो आपकी बुक्स में नहीं दिखेगा। ठीक है, आपका गाड़ियों का शोरूम है और उन गाड़ियों के शोरूम की में आपकी बैलेंस शीट में टू व्हीलर्स भी आ रहे हैं। भाई क्यों? आपने फ्रेंचाइजी में तो बोला नहीं था उसके बारे में, आपने कभी बात भी नहीं करी। ठीक है, तो जो चीज़ आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो आपकी किताबों में नहीं आनी चाहिए। रिकॉर्ड्स what is related to business should be part of the books. Mark the things that are material and immaterial and consider recording them। कई बार होता है कि हम फ्लूक में जब ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं तो हम उनको लिखते चले जाते हैं कि अच्छा ये खर्चा भी बिजनेस